हेलो दोस्तों, वेलकम टू क्रैक टेक। आई एम तनु शुक्ला। आज हम लोग यूपी टेट का 2020 का जो क्वेश्चन पेपर हुआ था हम लोग उसे डिस्कस करने वाले हैं। यूपी टेट का 8 जनवरी को पेपर हुआ था 2020 में। आज हम लोग उसके सेकंड पेपर के एसएसटी वाले पोर्शन को, सोशल साइंस वाले पोर्शन को, सामाजिक विज्ञान वाले भाग को आज डिस्कस करने वाले हैं। तो ये सारे प्रश्न इसमें 60 प्रश्न आए थे, मतलब हमेशा ही आते हैं, जो कि एसएसटी और अदर सब्जेक्ट को मिलाकर आते हैं। जैसे कि एसएसटी के अलावा इसमें बायो के भी कुछ पोर्शंस आ जाते हैं और कुछ होम साइंस के भी पोर्शन को इसमें इंक्लूड किया जाता है। कुछ म्यूजिक से भी एक दो चार क्वेश्चन आ जाते हैं और कई बार करंट अफेयर से भी 3-4 क्वेश्चन आए हुए हैं। तो पूरा एकदम एसएसटी ही नहीं रहता है। यूपी टेट के सेकेंड पेपर के अगर जूनियर वाला हम पेपर देने जाते हैं और हम एसएसटी मतलब कि सोशल साइंस को चूज़ करते हैं, तो वहाँ पे सोशल साइंस में हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स के अलावा थोड़ी सी बायो भी आती है, थोड़ा म्यूजिक से भी क्वेश्चन आता है, करंट अफेयर से भी क्वेश्चन आते हैं। तो ऐसे कुल पूरा मिला के क्वेश्चंस आते हैं। तो आज हम लोग 60 क्वेश्चंस जो कि 2020 में क्वेश्चन पेपर 2020 का ये क्वेश्चन पेपर है, जो कि यूपी टेट का जनवरी में जो भी पेपर हुआ था, आज हम लोग उसी को देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो सेशन रहेगा, जो आज का सेशन है, वो आपके लिए सीटेट में भी कई बार डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्योंकि यूपी टेट में और सी टेट में सबसे बड़ा अंतर ये है कि यूपी टेट में बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सी टेट में अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो लगभग तो दोनों बहुत ज़्यादा अलग है एक दूसरे से, लेकिन फिर भी कई बार सीटेट में भी 2-4 क्वेश्चन जो है वो फैक्चुअल पूछ लिए जाते हैं। तो ये सेशन आप लोगों के लिए यूज़फुल होगा कि 2-4 क्वेश्चन जो भी सीटेट में फैक्चुअल, जैसे कि आप 2018 का क्वेश्चन पेपर जब सीटेट का एसएसटी वाला पोर्शन देखेंगे तो आपको एकदम यूपी टेट जैसा ही पैटर्न उसका मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर उस बार उन्होंने बहुत ज़्यादा फैक्चुअल क्वेश्चंस को पूछ लिया था। तो हर बार ट्रेंड बदलता रहता है, तो आपको दोनों तरीके से तैयार रहना चाहिए, फैक्ट के बेस पर भी और आपको अंडरस्टैंडिंग के बेस पर भी। तो अभी आज हम लोग क्वेश्चन पेपर को देखने वाले हैं और आपको समझ में आएगा कि जो सेशन है ये आपके सीटेट के लिए भी यूज़फुल होगा और यूपी टेट के लिए तो ये है ही। और एमपी टेट का जो ईवीएस वाला पोर्शन है, वहाँ पर थोड़ा बहुत ये आपको हेल्प दे सकता है, लेकिन आपको इस सुपर टेट में ये आपको बहुत हेल्प देने वाला है, क्योंकि सुपर टेट को जो कंडक्ट करवाता है वही यूपी टेट को भी कंडक्ट करवाते हैं। तो पीएनपी कंडक्ट करवाती है सुपर टेट को भी और यूपी टेट को भी। तो उनका जो क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड है वो आपको यहाँ से समझ में आएगा कि सुपर टेट में भी ऐसे ही बहुत ज़्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। और उसके बाद कोई भी स्टेट टेट का एग्ज़ाम आप दे रहे हो तो उसके लिए भी ये आपके लिए, वहाँ पर भी ये आपके लिए यूज़फुल हो सकता है। तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं और मेरा नाम तनु शुक्ला है। आज हम लोग यूपी टेट का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं। तो आगे देखते हैं कि आज का पहला क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या है, आज का अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक के काल में हुआ था। ठीक है, सुदर्शन झील का जो निर्माण है वो किस शासक के शासनकाल में हुआ था। समुद्रगुप्त के, बिंदुसार के, अशोक के या चंद्रगुप्त के। सुदर्शन झील का जो निर्माण है वो किसके शासनकाल में हुआ था। तो जो सुदर्शन झील बना था वो चंद्रगुप्त के शासनकाल में बना था। ठीक है, चंद्रगुप्त के शासनकाल में बना था, जो कि मौर्य वंश से बिलोंग करते थे। और बिंदुसार भी चंद्रगुप्त के बेटे थे और अशोक बिंदुसार के बेटे थे। और तो ये तीनों जो है वो मौर्य वंश से बिलोंग करते हैं। अब हम लोग अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का हमारा अपना दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। पुष्य भूति वंश की वंशावली अधोलिखित किस राजा के नाम से प्रारंभ होती है। पुष्य भूति वंश की, मतलब पुष्य भूति वंश को हम वर्धन वंश भी कहते हैं। ठीक है, पुष्य भूति वंश को हम वर्धन वंश के नाम से भी जानते हैं। और वर्धन वंश या फिर पुष्य भूति वंश की वंशावली अधोलिखित किस राजा के नाम से प्रारंभ होती है। नरवर्धन के नाम से, राज्यवर्धन के नाम से, प्रभाकर वर्धन के नाम से या फिर आदित्य वर्धन के नाम से। तो जो पुष्य भूति वंश की वंशावली है वो नरवर्धन के नाम से प्रारंभ होती है। और जो ये आंसर की, मतलब जो मैं आपको आंसर बता रही हूँ, ये आपको रिवाइज यूपी टेट के रिवाइज्ड आंसर की से मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि जो फाइनल आंसर की होता है मैं उससे आपको आंसर बता रही हूँ। ठीक है, तो इसमें कोई गलत होने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो पुष्यभूति वंश की वंशावली नरवर्धन से प्रारंभ होती है, जैसे कि हम पुष्यभूति वंश को वर्धन वंश भी कहते हैं। और हर्षवर्धन जो थे वो पुष्यभूति वंश से ही थे।
और अगला क्वेश्चन है आज का हमारा, अधोलिखित में से कौन सी ताम्र पाषाणिक ग्रामीण संस्कृति में प्राचीनतम है? ठीक है, ताम्र पाषाणिक ग्रामीण संस्कृति में कौन सी सबसे ज़्यादा प्राचीनतम है? आहार संस्कृति, कायथा संस्कृति, जोरवे संस्कृति या फिर मालवा संस्कृति और संस्कृति। तो जो ताम्र पाषाणिक ग्रामीण संस्कृति है उसमें सबसे जो प्राचीन है वो कायथा संस्कृति है। और ये क्वेश्चन जो है वो काफ़ी नया क्वेश्चन जो है वो देखने को मिला था। हम लोगों ने जोरवे संस्कृति के बारे में पढ़ा था लेकिन कायथा संस्कृति के बारे में नहीं पढ़ा था, लेकिन आप इसे अगर नोट करके रखना चाहें तो रख सकते हैं कि ताम्र पाषाणिक ग्रामीण संस्कृति में सबसे जो प्राचीनतम है वो कौन सी है? तो वो कायथा संस्कृति है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन जो है वो कितने ज़्यादा फैक्चुअल यहाँ पे पूछे गए हैं। और मौर्य साम्राज्य की स्थापना के पहले उत्तरी भारत विभक्त था। मौर्य राज्य जो है वो स्थापित होने से पहले जो हमारा उत्तर भारत था वो कितने राज्य के उत्तर भारत जो है वो कैसे विभक्त था? 10 राज्य तंत्र के शासन में विभक्त था, या फिर 2 शासन तंत्रों में विभक्त था, या फिर 20 राजतंत्र शासन में विभाजित था, या फिर 16 महाजनपदों में विभाजित था। ठीक है, 16 महाजनपदों में विभाजित था। 16 महाजनपद व गढ़ राज्य यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, 16 महाजनपद व गढ़ राज्य। तो जो मौर्य साम्राज्य था, मौर्य साम्राज्य के स्थापना से पहले उत्तर भारत जो था वो 16 महाजनपदों में विभाजित था। वह 16 महाजनपद व गढ़ राज्यों में विभाजित था। ये महाजनपद वाला चैप्टर मैंने आपको बहुत अच्छे से हिस्ट्री वाले सेक्शन में क्वेश्चन को सॉल्व करवाने से पहले ये सब मैंने आपको वहाँ पे डिस्कस किया था। अगर आप लोग देखना चाहें तो वहाँ पे देख सकते हैं हिस्ट्री वाले प्लेलिस्ट में जाकर। और अगला क्वेश्चन है हमारा, आज का अगला क्वेश्चन है, आराम बाग किस मुगल बादशाह ने बनवाया था? आराम बाग हुमायूं ने बनवाया था, अकबर ने बनवाया था, जहांगीर ने बनवाया था या फिर बाबर ने बनवाया था? तो आराम बाग का जो निर्माण है वो किसने करवाया था? बाग का निर्माण जो है वो बाबर ने कराया था। ठीक है, आराम बाग का जो निर्माण है वो बाबर के द्वारा कराया गया था। अभी मैं एक पूरी डेडिकेटेड वीडियो सल्तनत काल पर बनाने वाली हूँ और एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो होगा जो कि मुगल काल पर मैं बनाऊँगी। ठीक है, और उसके बाद एक वीडियो होगा जो कि हमारे जो राष्ट्रीय आंदोलन है उस पर मैं बनाऊंगी। ठीक है, तो वो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होंगे। और अगला है कि 1916 में भारत में होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? तो 1916 में भारत में होम रूल आंदोलन की जो शुरुआत है वो किसने किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने किया था। ठीक है, 1916 में होम रूल आंदोलन से, होम रूल लीग से बाल गंगाधर जी जुड़े हुए थे। और उसके अलावा एनी बेसेंट ने भी होम रूल लीग में उनका भी एक होम रूल लीग था। पहले बाल गंगाधर तिलक ने शुरू किया था, उसके बाद एनी बेसेंट ने भी होम रूल आंदोलन जो है वो चलाया था और 1916 में ही दोनों ने चलाया था। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है कि राजा राम मोहन राय, विवेकानंद, दयानंद सरस्वती और एम.जी. रानाडे ये किससे संबंधित हैं? 4 यहाँ पे मिशन दिए गए हैं या समाज दिया गया है। उस धार्मिक सुधार आंदोलन से ये क्वेश्चन दिया गया है। तो हम देखते हैं कि राजा राम मोहन रॉय जो है वो ब्रह्म समाज से संबंध रखते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन के द्वारा किया गया था। और विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। और दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। और एम.जी. रानाडे ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। और एम.जी. रानाडे के अलावा यहाँ पे 2-3 नाम आपको और मिलेंगे। केशव चंद्र के सहयोग से एम.जी. रानाडे, आत्माराम पांडुरंग और देवेंद्र नाथ ठाकुर ने प्रार्थना समाज की स्थापना किया था। ठीक है, और रामकृष्ण मिशन जो है वो स्थापित हुआ था। अगर हम देखें कि राजा राम मोहन रॉय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कब किया था, तो उन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना को किया था। ठीक है, ब्रह्म समाज को स्थापित किया था। और विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन को 1897 में स्थापित किया था, 1897 में। ठीक है, और उसके बाद अगला है कि अगर हम देखें तो अगला क्या है, अगर हम अगला देखें कि दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कब किया था, तो दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना किया गया था। 1875 में आर्य समाज की स्थापना किया गया था। और प्रार्थना जो समाज है उसकी स्थापना 1867 में किया गया था। ठीक है,
67 में किया गया था प्रार्थना समाज की स्थापना। तो आप इन चारों को लिख कर रख सकते हैं, क्योंकि एक बार ऐसे क्वेश्चन बना हुआ है तो हो सकता है अगली बार सन को देखकर क्वेश्चन भी बन सकता है। ठीक है, तो ये आपको लोगों के लिए यूज़फुल होगा। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर बनेगा वो हमारा आंसर है वो डी आंसर बनेगा। एक बार फिर से, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन को स्थापित किया था। और दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किया था। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किया था। और M.G. रानाडे ने प्रार्थना समाज को स्थापित किया था। ठीक है, ये हमारे चारों क्वेश्चन है। ये एक आज का हमारा अगला क्वेश्चन है कि मदर ऑफ निम्नलिखित में से किसे मदर ऑफ इंडिया रिवॉल्यूशन कहा जाता है? कल्पना दत्त को, मैडम भीकाजी कामा को, एनी बेसेंट को, या फिर प्रीति लता वाडेकर को। तो मदर ऑफ इंडिया रिवॉल्यूशन जो है वो किसे कहते हैं? तो वो मैडम भीकाजी कामा को कहा जाता है। ये बी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे बिल्कुल सही है। और ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन था। अगर आपको पता है तो पता है, नहीं पता है तो आप नहीं कर सकती। और मैक्सिमम क्वेश्चन यूपी टेट में ऐसे ही आते हैं। अगला क्वेश्चन है अधोलिखित में से किस लेखक की पुस्तक से कश्मीर के 12वीं शताब्दी ईस्वी के इतिहास का विवरण प्राप्त होता है? तो 12वीं लेखक की पुस्तक से कश्मीर के 12वीं शताब्दी के इतिहास का जो विवरण प्राप्त होता है वो कल्हड़ की पुस्तक राज तरंगिणी से प्राप्त होता है, जिसे कि 12वीं शताब्दी में लिखा गया था। और ये एक संस्कृत की पुस्तक है। ठीक है, तो आपको इतना इस क्वेश्चन के बारे में पता करके रखना है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर द्वितीय की उपाधि धारण की थी? तो दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर ए सानी या सिकंदर द्वितीय की उपाधि धारण की थी? बलबन ने, जो कि गुलाम वंश के थे, तो इन्होंने नहीं धारण किया था। और अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर द्वितीय की उपाधि को धारण किया था, और जो कि खिलजी वंश के थे। और सिकंदर लोदी, जो कि लोदी वंश से थे, इन्होंने भी नहीं किया था। और इल्तुतमिश में भी नहीं किया था, बल्कि अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर ए सानी या फिर सिकंदर द्वितीय की उपाधि धारण किया था। अगर आप लोगों ने सल्तनत काल को पढ़ा है तो आपको ये क्वेश्चन पता ही होगा, क्योंकि ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन है कि गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? नासिक से, बैतूल से, अमरकंटक से, महाबलेश्वर से। तो गोदावरी नदी जो निकलती है वो नासिक से निकलती है। ये भी काफ़ी बेसिक क्वेश्चन पूछा गया यूपी टेट में। फैक्चुअल तो था लेकिन काफ़ी बेसिक था ये। और अगला है कि स्वेज नहर किसे जोड़ती है? स्वेज नहर किसे जोड़ती है? भूमध्य सागर से अटलांटिक महासागर को, लाल सागर से अरब सागर को, भूमध्य सागर से लाल सागर को, या फिर भूमध्य सागर से अरब सागर को। तो जो स्वेज नहर है वो भूमध्य सागर से लाल सागर को जोड़ती है। स्वेज नहर जो है वो भूमध्य सागर से लाल सागर को जोड़ती है। ये भी एक फैक्चुअल क्वेश्चन था। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा ताप उपक्रमण के लिए आदर्श स्थिति है? तो बादल युक्त आकाश, या फिर शांत एवं स्थिर वायु, या फिर लंबे ग्रीष्मकालीन दिन। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके हमें यहाँ पे सही उत्तर देना था। तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। यहाँ पे शांत और स्थिर वायु जो है वो ताप उत्क्रमण के लिए एक आदर्श स्थिति होगी। शांत एवं स्थिर वायु, यहाँ पे हमारा चौथा जो है यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा सही आंसर बनेगा। और अगला क्वेश्चन है कि मेघालय का पठार किसका विस्तार है? हिमालय का है, अरावली का है, प्रायद्वीपीय पठार का है, या फिर तिब्बत के पठार का है? तो जो मेघालय का पठार है वो विस्तार है प्रायद्वीपीय पठार का। ठीक है, जो प्रायद्वीपीय पठार है उसका विस्तार है मेघालय का पठार। मेघालय कहाँ पे पड़ता है? तो ये नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में पड़ता है। नॉर्थ ईस्ट जो कि इंडिया के इधर साइड में जो रीजन्स बनाए गए हैं उधर ही और मेघालय पड़ता है। और जो मेघालय का जो पठार है वो प्रायद्वीपीय पठार का एग्जाम्पल है। ठीक है, यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा। और ये भी एक बहुत कॉमन और फैक्चुअल क्वेश्चन था। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा अपर्दन अभिकर्ता बालुका स्तूपों या फिर बालू डिब्बा के निर्माण के लिए उत्तरदायी है? तो मैंने आपको जो एनसीईआरटी क्लास 7th का चैप्टर 3 मैंने अभी आपको पढ़ाया है, उसमें ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था। तो निम्नलिखित में से कौन सा अपर्दन बालुका स्तूप या फिर बालू डिब्बा का निर्माण, अगर आप लोगों ने क्लास 3 का जो मतलब मैंने क्लास 7th की जो 3rd चैप्टर का एनसीईआरटी करवाया है भूगोल का, उसका आप लोग 2nd पार्ट देखेंगे। और लास्ट में मैंने आपको ये बालू डिब्बा वाला वहाँ पे टॉपिक वाइज दिया गया था।
तो मैंने आपको बताया था वहाँ पे कि जो बालू डिब्बा या फिर बालू का स्तूपों का निर्माण होता है वो पवन के द्वारा होता है। मैंने आपको हिमनद से भी बताया था और नदी से भी बताया था और पवन के द्वारा भी बताया था कि इनके द्वारा अपर्दन करने से किस तरीके की स्थलाकृति का निर्माण हो जाता है। तो मैंने आपको ये बताया था जब मैंने एनसीईआरटी वाली सीरीज आपको कराई थी। और अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत है? मध्य मंडल, समताप मंडल, ताप मंडल या क्षोभ मंडल? तो हम सभी को पता है ये भी बहुत ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है और ये मैं आपको 4th वाले चैप्टर में पढ़ाने वाली हूँ। एनसीईआरटी के क्लास 7th के चैप्टर 4 में ही इसके बारे में बहुत अच्छे से दिया गया है। तो मैं अगला चैप्टर जब एनसीईआरटी का आप लोगों को पढ़ाऊँगी तो वहाँ पर मैं इसके बारे में बहुत डिटेल में चर्चा करने वाली हूँ। लेकिन ये क्वेश्चन बहुत बेसिक पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत है? तो हम सभी को पता है कि सबसे निचली परत जो है वो वायुमंडल की क्षोभ मंडल है, जिसे हम इंग्लिश में ट्रोपोस्फेयर भी कहते हैं। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर भी हम इसे कहते हैं। क्षोभ मंडल के बाद समताप मंडल आता है, फिर मध्य मंडल आता है, फिर ताप मंडल आता है, फिर बहिर्मंडल आता है। तो इस तरीके से आते हैं। तो सबसे जो पृथ्वी के पास जो मतलब पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली सतह जो होती है उसे हम क्षोभ मंडल, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम क्षोभ मंडल के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसे हम क्षोभ मंडल के नाम से जानते हैं। और क्षोभ मंडल को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो क्षोभ मंडल को हम इंग्लिश में ट्रोपोस्फेयर भी कहते हैं। कई बार क्वेश्चन में क्षोभ मंडल ना देकर ट्रोपोस्फेयर करके ही क्वेश्चंस हैं जो कि आ जाते हैं। कई बार क्वेश्चन जो है आपको ट्रोपोस्फेयर करके ही क्वेश्चन आ जाते हैं। अगर आप लोगों ने इसके इंग्लिश नाम नहीं देखे हैं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग इंग्लिश नाम भी देख कर जाएँ। ठीक है, तो आप लोग इंग्लिश नाम भी देखकर जाएँ। सबसे फर्स्ट लेयर जो होती है मतलब कि सबसे नीचे जो होती है वो क्षोभ मंडल होती है और उसके बाद समताप मंडल होती है जिसे कि हम स्ट्रेटोस्फेयर भी बोलते हैं। और तीसरा जो होता है ओजोन मंडल या फिर हम इसे मध्य मंडल भी बोल सकते हैं। और उसके बाद आयन मंडल या फिर ताप मंडल होता है और उसके बाद एक्सोस्फेयर बहिर्मंडल होता है। तो आपको इसके हिंदी नाम के साथ साथ इसका इंग्लिश नाम भी पता होना चाहिए। हर एग्जाम में एक क्वेश्चन आपको इससे देखने के लिए मिल जाता है। और अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी गर्म जल धारा है? निम्नलिखित में से कौन सी गर्म जल धारा है? तो आप बताएंगे कि इसमें से कौन सी गर्म जल धारा है? कनारी धारा है, लैब्राडोर है, क्यूरोसियो है या फिर कराइकल है? तो मैं आपको बता दूं कि जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी गर्म जल धारा है, तो इसमें से एक ही गर्म जल धारा है और बाकी सब जो है वो ठंडी जल धारा है। तो जो क्यूरोसियो जल धारा होती है वो एक गर्म जल धारा है। और ये जो क्यूरोसियो जल धारा है वो प्रशांत महासागर में बहती है। ठीक है, ये प्रशांत महासागर की जल धारा है। क्यूरोसियो जो जल धारा है वो प्रशांत महासागर की जल धारा है, जो कि सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। और प्रशांत महासागर की जो एक गर्म जल धारा है वो क्यूरोशियो है। ठीक है, क्यूरोशियो है। और ये लेब्राडोर जो है वो ठंडी जल धारा है। लेब्राडोर जो है वो ठंडी जल धारा है और अटलांटिक महासागर की ये जल धारा है। और कनारी भी अटलांटिक महासागर की ठंडी जल धारा है। और लेब्राडोर और कनारी जो है वो ठंडी जल धारा है और अटलांटिक महासागर की है। और जो कराइकल है इसे हम क्यूराइकल भी बोलते हैं, जो कि प्रशांत महासागर की ठंडी जल धारा है। ठीक है, तो क्यूराइकल प्रशांत महासागर की ठंडी जल धारा, लेब्राडोर और करारी जो है वो अटलांटिक महासागर की ठंडी जल धारा है और क्यूरोशियो जो है वो प्रशांत महासागर की गर्म जल धारा है। और एक बहुत फेमस है गल्फ स्ट्रीम जो कि अटलांटिक महासागर की गर्म जल धारा है। तो इससे भी एक क्वेश्चन जो है वो बन ही जाते हैं, मतलब 5-6 होते हैं, उसे आप याद रख लेंगे तो उससे एक क्वेश्चन जो है वो मैक्सिमम टाइम में बन जाते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा परिवहन का सबसे सस्ता साधन है? तो जो परिवहन का सबसे सस्ता साधन है वो कौन सा है? तो जो जल परिवहन है वो परिवहन में सबसे सस्ता जो है वो जल परिवहन है। रेल परिवहन, सड़क परिवहन और वायु परिवहन से सबसे जो सस्ता है वो जल परिवहन है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि पूर्ववर्ती नदी क्या है? पूर्ववर्ती नदी क्या है? तो जो पूर्ववर्ती नदी है, पूर्ववर्ती नदी का मतलब क्या होता है कि जो नदी पूरब से बहती हुई आ रही हो। तो जो गंगा है वो बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है, मतलब पूरब में जाकर गिरती है। यमुना भी इसी तरीके से इधर ही बहती है। गोदावरी भी इधर ही बहती है। ठीक है, ये सब जो है वो बंगाल की खाड़ी में ही गिरती हैं। लेकिन जो सतलुज है वो पूरब से बहती हुई आ रही होती है और अरब सागर में जाकर गिरती है। ठीक है, ये पूरब से बहती हुई आ रही होती
होती है और अरब सागर में जाकर गिरती है। तो यही क्वेश्चन पूछा गया है कि इसमें पूर्ववर्ती नदी का एग्जाम्पल इसमें से कौन सा है। तो जो सतलुज है वो पूर्ववर्ती नदी का एग्जाम्पल है, क्योंकि और पूर्ववर्ती नदियाँ वे होती हैं जो कि पूरब की तरफ से बहती हुई चली आ रही होती हैं। ठीक है, वही नदियाँ जो होती हैं पूर्ववर्ती होती हैं। अगला क्वेश्चन है आज का कि पृथ्वी की बाहरी परत को हम क्या कहते हैं। जल मंडल, क्षोभ मंडल, क्रस्ट या पपड़ी, या फिर भूपर्पटी, या फिर स्थल मंडल। तो मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी के जो सबको पृथ्वी की जो बाहरी परत होती है हम उसे क्रस्ट कहते हैं। पृथ्वी के मतलब जब हम लोगों ने पृथ्वी के भागों को पढ़ा था, पृथ्वी के आंतरिक भाग को हम लोगों ने पढ़ा था, तो सबसे पहला जो था वो क्रस्ट था। सबसे पहले जो था वो क्रस्ट था, क्रस्ट था जिसे कि हम भूपर्पटी भी बोल रहे थे, और दूसरा जो था वो मेंटल था, और जो तीसरा था वो कोर था। ठीक है, तो ये इससे जो क्वेश्चन आपको मैक्सिमम टाइम देखने को मिल सकते हैं, और मैंने आपको ये भूगोल में पढ़ाया हुआ है। तो आप एनसीईआरटी की जो सीरीज है वहाँ पे आपको ये चैप्टर जो है वो देखने को मिल जाएगा। और आप देख सकते हैं कि जो हम लोगों ने एनसीईआरटी की बुक को पढ़ा है क्लास 6 से 7 की, अभी 8 की भी पढ़ेंगे, मतलब अभी 7th की भी पूरी नहीं हुई है, लेकिन हम लोग उसे बहुत जल्द पूरा कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये आपको यूपी टेट में भी आपको हेल्प करने वाला है, ये एनसीईआरटी आपको यूपी टेट में भी हेल्प करने वाला है। और अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए 2019 में किस देश में गए थे। तो ये जो है वो करंट अफेयर से पूछा गया एक क्वेश्चन है, जो कि हम अभी इस वाले यूपी टेट के लिए एग्जाम्पल के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए 2019 में कहाँ पर गए थे। तो वो 2019 में फ्रांस में गए थे। यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, और ये करंट अफेयर से पूछा गया एक क्वेश्चन है, और इस तरीके के जो करंट अफेयर है वो सुपर टेट में भी पूछे जाते हैं। अगला है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो संख्या है वो वर्तमान में कितनी है। भारत में जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है। ठीक है, इनकी संख्या कितनी है पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे 31 है, 33 है, 34 है या 30 है। 31 है, 33 है, 34 है या फिर 30 है। तो वर्तमान की अगर हम बात करें तो ये भी करंट अफेयर ये काफ़ी चर्चा में रहा था, इसलिए ये क्वेश्चन पूछा गया। तो वर्तमान में 34 लोग हैं। ठीक है, वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में 34 न्यायाधीश हैं। ठीक है, 33 जो कि अन्य न्यायाधीश हैं, और एक जो है वो मुख्य न्यायाधीश है। और वर्तमान में जो CJI कौन है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो वो शरद अरविंद बोबड़े हैं। ठीक है, शरद अरविंद बोबड़े जो है शरद अरविंद बोबड़े जो कि चीफ जस्टिस हैं इंडिया के वर्तमान में। और किस नंबर के हैं जी, तो 47 नंबर के हैं ये। ठीक है, ये 47 नंबर के हैं। ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है कि ये क्वेश्चन आप मतलब एक अच्छा क्वेश्चन में माना जाएगा कि वर्तमान में मतलब। हमारा अगला क्वेश्चन है कि लुक ईस्ट पॉलिसी का एक्ट ईस्ट पॉलिसी में परिवर्तन कब किया गया। 2014 दिसंबर में, 2015 नवंबर में, 2015 दिसंबर में, 2014 नवंबर में। तो जो चेंज किया गया लुक ईस्ट पॉलिसी का एक्ट ईस्ट पॉलिसी में नवंबर 2014 में किया गया था। यहाँ पे डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल यहाँ पे हमारा सही है। और अगला है कि उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 अंतर्निहित है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि उत्तर प्रदेश का जो भूमि सुधार अधिनियम है, उत्तर प्रदेश का जो भूमि सुधार मतलब उत्तर प्रदेश का जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम जो है 1950 किस में अंतर्निहित है। 10वीं अनुसूची में ये अंतर्निहित है, या फिर ये 11वीं सूची में अंतर्निहित है, और या फिर ये 12वीं सूची में अंतर्निहित है, और या फिर ये 9वीं अनुसूची में अंतर्निहित है। तो सबसे पहले तो आपको बता दें कि ये 2 अनुसूची तो आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए थी, क्योंकि मैंने इसको पढ़ाया भी था, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पढ़ाने की वजह से इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आप कोई भी एग्ज़ाम देखेंगे तो आपको 11वीं और 12वीं अनुसूची में ज़रूर से क्वेश्चन मिलेंगे। आप यूपी टेट का क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए, आपको हर साल ये क्वेश्चन आपको देखने को मिला होगा कि 11वीं और 12वीं अनुसूची में अलग अलग तरीके से देखने को आपको मिला होगा। ठीक है, तो जो हमारी 11वीं अनुसूची है वो किससे संबंधित है, तो जो ये पंचायती राज से संबंधित है, तो ये हमारा सही नहीं है आंसर। और 12वीं अनुसूची नगर पालिका से, तो ये भी हमारा सही आंसर नहीं हुआ। और 10वीं अनुसूची जो है वो दल बदल से है, तो इसलिए हमारा ये भी आंसर सही नहीं हुआ। यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा कि जो 9वीं अनुसूची है
उसमें भूमि सुधार की बात की गई है। जो 9वीं अनुसूची है उसे 1951 में संविधान में 1951 में जोड़ा गया, जो कि भारत के संविधान का पहला संशोधन था। ठीक है, भारतीय संविधान का जो पहला संशोधन था वो भारतीय संविधान का जो पहला संशोधन था वो 9वीं अनुसूची को ही बनाया गया और उसे मतलब अनुसूची के रूप में जोड़ा गया। और इसमें कौन सा प्रावधान किया गया है, तो इसमें जो है वो भूमि से संबंधित प्रावधान है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये इतनी बातें याद रखनी है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो ये 10वीं अनुसूची है, जो 10वीं अनुसूची है उसे 52वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। ठीक है, और जो ये 11वीं अनुसूची है वो 73वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। और जो 12वीं अनुसूची है उसे 74वें संविधान संशोधन के तहत इसे जोड़ा गया था। और जो 9वीं अनुसूची है उसे पहले संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। तो यहाँ पे आपकी इतनी बातें क्लियर हो चुकी हैं। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है हमारा कि संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? के सुब्बा राव, के एम मुंशी, डॉक्टर बी एन राव, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार थे वो कौन थे? ठीक है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो आप सभी को पता है डॉक्टर बी एन राव। डॉक्टर बी एन राव जो है वो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे बिल्कुल सही है। यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और अगला है कि भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति का क्या नाम है? तो जो भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति है हम उसे लोक लेखा समिति कहेंगे, या फिर कार्य मंत्रणा समिति कहेंगे, या फिर हम उसे सार्वजनिक उपक्रम समिति कहेंगे। तो हम सभी को पता है कि नहीं पता है, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है। ठीक है, ये काफ़ी कॉमन टाइप से क्वेश्चन है, वो काफ़ी टाइम पूछा गया है। इस बार यूपी पीसीएस में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि इस भारतीय संविधान की सबसे बड़ी समिति जो है वो कौन सी है, भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति जो है वो कौन सी है। तो यही क्वेश्चन जो है वो यूपी पीसीएस 2020 में भी पूछा गया था। तो जो भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति है वो प्राक्कलन समिति है। ठीक है, भारतीय समिति की जो सबसे बड़ी समिति है वो प्राक्कलन समिति है। और इसमें 30 सदस्य होते हैं। प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं। ठीक है, और उसमें जो 30 सदस्य होते हैं वो लोकसभा के सदस्य होते हैं। इसमें राज्यसभा के सदस्यों को शामिल नहीं किया जाता। इसमें राज्यसभा के सदस्यों को प्राक्कलन समिति में शामिल नहीं किया जाता। और जो ये प्राक्कलन समिति होती है इसमें मेन बात ये होती है कि यह जो समिति होती है वो सरकारी खर्च में कैसे कमी लाई जाए, और संगठन में मतलब जो सरकारी संगठन है उसमें कैसे कुशलता बना लाई जाए, और प्रशासन में कैसे सुधार किए जाए, ऐसे रिपोर्ट जो है वो सरकार को संसद के सामने प्रस्तुत करती है। और जो ये लोक लेखा समिति है ये भी काफ़ी फेमस समिति है। जो लोक लेखा समिति होती है उसमें 22 सदस्य इसमें 22 सदस्य होते हैं। इसमें से जो 15 सदस्य होते हैं वो लोकसभा से होते हैं, और जो 7 होते हैं वो राज्यसभा से होते हैं। ठीक है, ये राज्यसभा से होते हैं। ठीक है, ये जो लोक लेखा समिति होती है ये भी काफ़ी फेमस समिति है। और ये जो और इसके बाद हमारा है सार्वजनिक उपक्रम समिति, और इसमें भी 22 सदस्य होते हैं। तो ये भी इतनी खास इंपॉर्टेंट है नहीं। और जो ये कार्य मंत्रणा समिति होती है, कार्य मंत्रणा जो समिति होती है इसमें भी 15 सदस्य होते हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे जो फेमस है वो प्राक्कलन समिति है और लोक लेखा समिति है। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम लोग समितियों की चर्चा करेंगे तो उसमें हम लोग इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन मैंने अभी आपको काम भर की जानकारी यहाँ से दे दिया है। और अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के 73वें संशोधन में सम्मिलित है? तो मैंने अभी आपको 73वें संशोधन के बारे में बताया था। जो संविधान का 73वां संशोधन है वो कब आया था? तो 1992 से 93 में हुआ था। जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत या नगर पंचायत। तो आप इसमें एक ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। जो नगर पंचायत है वो 74वें संविधान संशोधन में है। ठीक है, तो इसलिए जहाँ पर भी डी ऑप्शन होगा वो सही आंसर हमारा नहीं होगा। तो यहाँ पे ये भी आंसर हमारा नहीं बनेगा, ऑल भी नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें भी डी है और इसमें भी डी है। तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन जो है वो सही बनेगा, क्योंकि जो संविधान संशोधन 73वां संविधान संशोधन हुआ था तो उसमें त्रिस्तरीय ढांचे को स्वीकार किया गया था। तो त्रिस्तरीय में ग्राम पंचायत आएगा, ग्राम से ऊपर क्षेत्र होगा और क्षेत्र से ऊपर जिला होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन जो है वो सही आंसर हमारा यहाँ पे बनेगा। ठीक है, और जो नगर पंचायत है वो 74वां संविधान संशोधन से संबंधित है। और आज का
हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से किसे अवशिष्ट शक्तियां प्रदान की गई हैं, केंद्र को, राज्य तथा केंद्र को, स्थानीय निकायों को या फिर राज्यों को। तो जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो केंद्र में निहित होती है, ठीक है। जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो केंद्र को ही प्रदान की गई हैं। और सातवीं अनुसूची में 3 प्रकार की सूचियों की बात की गई है। केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों के बंटवारे की बात 7वीं अनुसूची में की गई है। उसमें 3 प्रकार की सूची की बात की गई है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। और जो भी कार्य जो है वो बच जाते हैं वो अवशिष्ट शक्तियां हो जाती हैं। और जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो किसमें निहित हैं, तो वो केंद्र सरकार में निहित है, ठीक है। ए ऑप्शन जो है यहाँ पे बिल्कुल सही है हमारा आंसर। और अगला क्वेश्चन है कि संविधान के में मूल कर्तव्य को कब जोड़ा गया। संविधान में मूल कर्तव्य को कब जोड़ा गया, तो संविधान में मूल कर्तव्य को 1976 में जोड़ा गया था। और 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। संविधान में मूल कर्तव्य को कब जोड़ा गया, तो 1976 में जोड़ा गया था। और 42वें संविधान संशोधन के तहत संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। और किस समिति की सिफारिश पर, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इस मूल कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया। और जो मूल कर्तव्य है वो कहाँ से लिया गया है, तो जो मूल कर्तव्य है वो रूस से लिया गया है, ठीक है। जो मूल कर्तव्य है वो रूस से लिया गया है। और जो मौलिक कर्तव्य है उसे संविधान के भाग 4 क में और अनुच्छेद 51 क के तहत रखा गया है। जब इसे मूल कर्तव्य के रूप में संविधान में जोड़ा गया तो 10 मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। लेकिन जब 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ तो इसमें 11वां मूल कर्तव्य जोड़ दिया गया। और जो 11वां मूल कर्तव्य है वो माता पिता या संरक्षक के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने से संबंधित है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने मूल कर्तव्य के बारे में बहुत बेसिक जानकारियाँ आपको दे दी है, जितनी भी इम्पोर्टेंट थी सारी। और अगला है जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। और कल हम लोग 30 क्वेश्चन और डिस्कस करने वाले हैं जो कि सोशल साइंस के पार्ट में आया हुआ है, ठीक है। इसमें 60 क्वेश्चन आते हैं। आज हम लोगों ने 30 किया, कल भी हम लोग 30 कर लेंगे। तो सबसे पहले पंचायती राज का गठन किस वर्ष हुआ था, 1968 में हुआ था, 1969 में हुआ था, 1987 में हुआ था या फिर 1972 में हुआ था। तो जो पंचायती राज का जो गठन है सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिले में हुआ था। सबसे पहले कहाँ पर हुआ था, सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिले में हुआ था। और कब हुआ था, तो 1959 में सबसे पहले जो है वो हुआ था। 1959 में सबसे पहले पंचायती राज का जो गठन है सबसे पहले 1959 में कहाँ पर हुआ था, तो राजस्थान के नागौर जिले में हुआ था। और उसके बाद कहाँ पर हुआ था, राजस्थान के नागौर जिले में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 1959 में पहली बार पंचायती राज का गठन किया गया। और दूसरा जो पंचायती राज का जो गठन है वो 1959 में ही किया गया था, लेकिन अक्टूबर में किया गया था और आंध्र प्रदेश में किया गया था। लेकिन जो क्वेश्चन ज़्यादा फेमस है वो यही वाला क्वेश्चन है। तो आप अभी देख सकते हैं कि 3 क्वेश्चन जो है वो पंचायती राज से पूछे जा चुके हैं। तो आज हम लोग इतना ही करने वाले हैं, 30 क्वेश्चन ही करने वाले हैं। कल हम लोग 30 क्वेश्चन और करेंगे। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। और अगर आप लोगों को चैनल के कंटेंट यूजफुल लग रहे हो और पसंद आ रहे हो तो आप हमारे वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।